नमस्कार। इस सेशन में आपका स्वागत है। यानी ये केमिस्ट्री का तीसरा सेशन चलने वाला है और आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। रसायन और भौतिक परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं और खास करके एक और टॉपिक है जिसका नाम है विलयन। हाँ, यानी केमिकल फिजिकल चेंजेस और सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। विगत यानी 1990 से लेकर 2022 तक जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है यानी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम वगैरह में, वहां से ऑब्जेक्टिव और खास करके ऑब्जेक्टिव के अलावा भी मैं डिस्कस करने वाला हूं उसके विस्तार के बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं रसायन और भौतिक परिवर्तन और विलयन के बारे में। चलिए, सबसे पहले क्या है कि यहां पर हम लोग जो टॉपिक है डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन और विलयन के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न से कि पहला प्रश्न क्या होगा। बच्चे लोग का हमेशा डाउट वगैरह होता है। तो सबसे पहले क्या है कि प्रश्न है कि भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज का एक उदाहरण कौन सा है। चार ऑप्शन दिया है। इस चार ऑप्शन में क्या सही है, आप लोग क्या सही है? तो इसमें सही है डी, यानी पानी में चीनी का घुलना। ये क्या है कि फिजिकल चेंज होता है यानी भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, पहले ही बोल चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव तो कराएंगे, उसके साथ विस्तार रूप में पढ़ाएंगे और विस्तार रूप या स्टार्ट करते हैं। तो इसमें विस्तार के रूप में यानी वर्णन एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले हम लोग जाने कि भौतिक परिवर्तन होता है क्या। यानी यहां किसी भी प्रकार का नए पदार्थ, यहां पर देखिए नए पदार्थ न्यू सब्सटेंस का निर्माण नहीं होता है ना। यानी भौतिक परिवर्तन में क्या है कि नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे मैं रवि कुमार भारद्वाज और मेरा नाम यानी नए परिवर्तन में मेरा नया परिवर्तन नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा, यानी मुझे सोहन मोहन और रोहन नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना, उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं, जैसे बर्फ यानी इसको इंग्लिश में आइस कहा जाता है। ये क्या है कि ये सॉलिड है और जब हम लोग इसे गर्म करते हैं, गर्म का सिंबल होता है क्या, डेल्टा। जब इसे गर्म करते हैं तो वो कहां पर, यानी ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जब लिक्विड को गर्म करते हैं तो ये जल वाष्प में यानी गैस में कन्वर्ट हो जाता है यानी बदल जाता है वाटर वेपर में। अब इसका क्या है, अवस्था थोड़ा सा चेंज होता है, फेज चेंज होता है। जब गैस को हम लोग कूलिंग करते हैं तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये लिक्विड में यानी द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। और जब इस द्रव को हम लोग ठंड करते हैं, ठंड करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि जल तीन भौतिक अवस्था में होता है यानी तीन फिजिकल फेज में होता है। क्या क्या, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ठोस द्रव और गैस। इसके अलावा जो अगला जो प्रश्न है इसी से संबंधित है। प्रश्न क्या कह रहा है कि जल वाष्प यानी वाटर वेपर के बारे में कि परिवर्तन कहलाता है। कौन सा परिवर्तन कहलाता है? चार ऑप्शन दिया है, यानी अभी डिस्कस किए हैं भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस कहलाता है। थोड़ा इसके बारे में विस्तार रूप में जाने हम लोग कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। ये तो जान गए कि भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, यानी हम रवि हो गए तो सोहन मोहन रोहन कहीं नहीं होगा। यहां पर देखें कि फिजिकल चेंज वह कारक है, वह फैक्टर है जिसमें वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नए रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी यहां पर क्या बोले थे, यहां पर आइस बोल रहे थे, अपनी आइस यानी क्या है, नए परिवर्तन यानी क्या हो जाता है, ये वाटर बन जाता है ना। ये भी क्या है कि अपनी अवस्था को यानी नई अवस्था में चेंज हो जाता है तो ये हो जाता है वाटर वेपर हो जाता है। ठीक है ना, अब ये चलते रहेगा। जब ये गर्म करेंगे तो ये वाटर बन जाएगा, वाटर को गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाटर वेपर बन जाता है यानी जल वाष्प बन जाता है। इसके अलावा यहां पर बात करते हैं, लेकिन अगर कारक हटा दिया गया, कारक हटा दिया जाता है तो अपने वास्तविक रूप में धारण कर लेती है। कारक हटा दिया जाए, कारक जैसे क्या है कि आइस हो गया, यहां आइस हो गया, यहां पर वाटर हो गया और यहां पर वाटर वेपर हो गया। अब इसका कारक यानी गर्म
अवस्था ही चेंज कर दिया तो ये अपने रूप में हो जाएगा, यानी ये वाटर में हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव में। हाँ, इसके अलावा यहां पर क्या है कि इसके अलावा भौतिक चेंज में यानी भौतिक परिवर्तन में क्या कहेंगे कि ये सामान्यतः हम लोग इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल्स होते हैं। ठीक है ना, परंतु इसमें एक और एक्सेप्शनल केस है, अपवाद क्षेत्र है। अपवाद में हम लोग बोलते हैं कि अनुक्रमणीय यानी रिवर्सिबल्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात करते हैं कागज का काटना, ये क्या है कि ये फिजिकल चेंजेज होता है यानी भौतिक परिवर्तन होता है ना, इसे वापस बड़ा कागज नहीं बना सकते हैं। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर कागज को एक बड़ा तो बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। कागज एक बार टूट गया तो बड़ा नहीं बन सकता है। अब बड़ा बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको लैब जाना पड़ेगा, उसको प्रयोगशाला में जाना पड़ेगा, उसको केमिकल रिएक्शन होगा, तब जाकर वो एक कागज के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। हाँ, तो समझ जाइए कि जो कागज का टुकड़ा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, ये कागज हो गया। अब कागज का ये टुकड़ा है, 1 2 3 3 4 5 ये टुकड़ा है। अब ये कागज का टुकड़ा है, अब एक साथ इसको नहीं कर सकते। ये छोटा टुकड़ा बड़ा में कन्वर्ट नहीं होता है, अपनी अवस्था में नहीं आता है। उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुकर्म यानी अरिवर्सिबल बोला जाता है। ठीक है ना, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग आगे प्रश्न क्या है, चलिए भौतिक परिवर्तन के बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक एग्जाम्पल होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा सही है? इसमें से बी सही है। सब्जियों को पकाने पर क्या है, उनका मुलायम हो जाना, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण के तौर पर। थोड़ा सा इसका विस्तार रूप में हम लोग जाने। विस्तार रूप में सबसे पहले जाने कि रासायनिक परिवर्तन होता है क्या। ठीक है ना, रासायनिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज ऐसा परिवर्तन है, ऐसा बदलाव है, होता है जहां पर क्या है, यहां पर क्या है, नए पदार्थ यानी न्यू सब्सटेंस का निर्माण होता है। यानी क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होता है नए पदार्थ का। जैसे मैं रवि, और क्या है कि अभिक्रिया करने के बाद मैं सोहन हो जाऊंगा, मोहन हो जाऊंगा, अलग अलग नाम से जाना जाऊंगा, यानी न्यू फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू सब्सटेंस का निर्माण हो रहा है, उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। अगला हम लोग देखते हैं इसी में। अब क्या है कि एक उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं कि उदाहरण के तौर पर एक सोडियम है और एक क्लोरीन है, उसको जोड़ देते हैं तो क्या किसका निर्माण होता है? इसका निर्माण होता है NaCl का। थोड़ा विस्तार रूप में जानते हैं। सोडियम क्या है कि हम लोग जानते हैं एक ऐसा एलिमेंट, ऐसा तत्व जो कि अत्यधिक क्रियाशील है। क्रियाशील के बारे में धातु अधातु में बहुत अच्छे से विस्तार रूप में बताएंगे। क्रियाशील मतलब रिएक्टेंट, ऐसा एलिमेंट जो कि सबसे ज्यादा क्रियाशील है। इसके अलावा सबसे ज्यादा क्रियाशील में क्या जाता है, पोटेशियम आ जाता है। पोटेशियम के बाद ही सोडियम आता है, सोडियम के बाद कैल्शियम आता है ना, ये चलते रहता है। वो धातु अधातु में हम डिस्कस वगैरह करेंगे। ठीक है, और इसके बाद क्लोरीन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जहरीला गैस है। अब यहां पर दोनों के अगर हम लोग अभिक्रिया करेंगे तो मुझे प्राप्त होगा क्या, निर्माण करने के बाद हम लोग NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जिसे साधारण भाषा में हम लोग बोलेंगे साधारण नमक, जो कि हम लोग अपने रूटीन में खाते रहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाँ, अच्छा, उदाहरण के तौर पर हम लोग ये देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में यहां से प्रश्न वगैरह आपके एग्जाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंपॉर्टेंट में क्या है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दूध से दही बनना, अंगूर का कीवण होना यानी अल्कोहल बनना अंगूर, या चावल से अभिक्रिया करके उसको सड़ा गलाकर यानी कीवण के विधि से अल्कोहल बनाया जाता है। या देखे होंगे कि गांव के बगीचा वगैरह में महुआ होता है, महुआ को भी सड़ा गलाकर कीवण की विधि से हम लोग अल्कोहल बना देते हैं। अल्कोहल 2 प्रकार का होता है, एक इथाइल अल्कोहल, एक मिथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल क्या होता है, पॉइजनस होता है, और मिथाइल अल्कोहल क्या होता है, लेने योग्य होता है, जिसको, है ना। इसके अलावा भोजन का पाचन, यानी भोजन के पाचन, हम जो भी भोजन करते हैं वो क्या है कि स्टोमक में जाता है, और स्टोमक में क्या होता है, HCl होता है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है।
उसमें अभिक्रिया करके क्या है कि उसको पाचन कर देता है यानी स्मॉल एसेंटाइन में, ठीक है। अब ये क्या है कि ये रासायनिक परिवर्तन, लोहे में जंग लगना और श्वसन प्रक्रिया, लोहे में जंग लगना, याद रखिएगा रासायनिक परिवर्तन में जितने मेटल हो गए, जितने मेटल मतलब एग्जांपल के तौर पर लोहा हो गया, तांबा हो गया, सिल्वर हो गया, ऐसे 2-3-4 ऐसे हैं, अगर उसमें सिल्वर यानी काला हो गया या तांबा यानी हरे हो गया या लोहा क्या होता है ब्राउन हो जाता है, ये सब जो भी प्रक्रिया वगैरह होता है वो क्या है कि रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण के तौर पर हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि संक्षारण के उदाहरण क्या है। अच्छा ये होता है क्या, इनके बारे में डिस्कस वगैरह करेंगे। 4 ऑप्शन दिया गया है, क्या आंसर सही होगा, ये आंसर होगा डी, उपयुक्त तीनों के बारे में बात हो रहा है। यानी सिल्वर, तांबा और लोहे, सिल्वर यानी काले रंग, तांबे हरे रंग और भूरे रंग यानी हो गया आयरन, ठीक है ना। इनके बारे में थोड़ा विस्तार रूप में जाने कि कोरेजन होता है क्या, कोरेजन के बारे में, संक्षारण के बारे में चलिए हम लोग अच्छे से समझे कि कोरेजन क्या होता है। तो मान लेते हैं कि जब धातु, धातु मतलब क्या हो गया, धातु मतलब हो गया सिल्वर, सिल्वर, ये आयरन और ये हो गया कॉपर, ये क्या हो गया, यानी ये जो धातु है अगर पानी यानी वाटर और मॉइस्चर और वायुमंडल, वायुमंडल यानी वायुमंडल में जो उपस्थित है यानी ऑक्सीजन होता है उसके अगर संपर्क में आती है तो धातुएं धीरे धीरे क्या कर देते हैं, अवांछित पदार्थ यानी अनवांटेड, जैसे ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट आदि में परिवर्तित हो जाती है। थोड़ा सा विस्तार रूप में वगैरह बताते हैं। जैसे मेटल वगैरह हो गया, मेटल में क्या है कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, अब वो क्या करेगा, वो वाटर और मॉइस्चर और वायुमंडल में उपस्थित यानी ऑक्सीजन के जब संपर्क में आता है तो उसमें उपस्थित अनवांटेड जो सब्सटेंस होते हैं, अवांछित जो पदार्थ वगैरह होते हैं, वो क्या है परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है, ऑक्साइड में, हाइड्रोक्साइड में और कार्बोनेट में, ठीक है। उसी को हम लोग कोरेजन कहते हैं, हम लोग कोरेजन कहते हैं। यानी यही चीज है कि धातु अनवांटेड में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरेजन कहा जाता है, ठीक है, कोरेजन कहा जाता है। तो खास करके कोरेजन के उदाहरण के बारे में तो सिल्वर क्या है कि काले रंग का होता है, तांबे हरे रंग यानी क्या ग्रीन कलर का, और लोहे क्या होता है ब्राउन कलर यानी भूरे कलर का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाँ, प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से यहां पर रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात हो रहा है, इन केमिकल चेंज के बारे में बात हो रहा है, यानी उदाहरण है एग्जाम्पल के तौर पर। यानी ये स्टेटमेंट दिया है 1 2 3 और इसमें से कौन सा सही होगा, केवल बी सही होगा, केवल बी सही होगा। यानी दूध का स्कंदन के बारे में बात कर रहा है ना, दूध का स्कंदन भी रासायनिक परिवर्तन में ही आता है। चलिए हम लोग थोड़ा विस्तार रूप में वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि बात करते हैं रसायन परिवर्तन के अलावा भौतिक परिवर्तन के बारे में ना, यहां पर वर्णन करते हैं। तो क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया ये क्या है, ये है फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन में आता है। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रोसेस होती है जिसे द्रव को गर्म करने के बाद जब ठंडा करते हैं और जो भी अशुद्धियां आती है, अशुद्धि के बारे में हम लोग 2 एग्जांपल बात करते हैं। एक हो गया कार्बन और दूसरा हो गया सल्फर के बारे में। सल्फर, 2 ऐसे अशुद्धियां होती हैं, इस अशुद्धियां को यानी इम्प्योरिटी को शुद्ध करके हम लोग है ना किया जाता है। और शुद्ध किसके विधि के द्वारा होता है, क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। और उसके उस शुद्ध को कैसे हम लोग छान के ही हम लोग शुद्ध यानी पदार्थ ले लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जो फिजिकल चेंजेस होता है, इनके बारे में तो डिस्कस वगैरह किए हैं। ऊर्ध्वपातन के बारे में, सब्लिमेशन भी क्या है कि एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन होता है। वाष्पन भी, इवापोरेशन भी क्या है, भौतिक परिवर्तन में आता है। यहां तो जानते ही होंगे, यानी कोई ठोस है यानी सॉलिड है, अगर वो क्या है कि द्रव में ना करके डायरेक्ट वो क्या है कि वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है,
तो उसको हम लोग बोलते हैं, इस विधि को बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन, है ना। नैप्थोलीन हो गया, कपूर हो गया, ये सब क्या है, एक एग्जाम्पल है ऊर्ध्वपातन का। ठीक है, इनके बारे में और अच्छा से डिस्कस वगैरह करेंगे। तो ये एग्जाम्पल हो गया यानी भौतिक परिवर्तन का। हाँ, हम लोग बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में, तो यहां पर उसके उदाहरण के तौर पर यही क्वेश्चन था, यानी बी, केवल 3 आंसर होगा, यानी दूध का स्कंदन होना। जो भी मेटल वगैरह है, यानी तांबा हो गया, सिल्वर हो गया, लोहा हो गया, वो क्या है, लोहे में जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। दूध से दही बनना या कागज का जलना, याद रखिए कागज का जलना भी रासायनिक परिवर्तन होता है। कागज का छोटा छोटा टुकड़ा वो भौतिक परिवर्तन होता है, लेकिन कागज अगर जल गया तो उसका नया पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। समझ में आ गया? तो कागज का जलना भी क्या है, फिजिकल। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किनके बारे में हो रहा है प्रश्न, जल अपघटन के बारे में। तो क्या है कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, यानी निकलने लगती है, क्रिएट होता है। 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में क्या है, बी ऑप्शन विकल्प जो है वो सही है। उष्मा के रूप में रिलीज होता है, यानी हिट के रूप में रिलीज होता है। इसके बारे में हम लोग, जल अपघटन के बारे में हम लोग थोड़ा जान जाए। जल अपघटन होता है क्या, जल अपघटन यानी जल अपघटन वह प्रतिक्रिया होता है, वो रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है, सॉल्ट के आयरन, वाटर की आयन और अणु के परस्पर संयोग से क्या हो जाता है, यानी अम्लीय और क्षारीय घोल बनते हैं। यानी यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, यानी सॉल्ट का आयंस, जल का आयंस और मॉलिक्यूल्स का यानी अणु का आयंस आपस में क्या है कि परस्पर करके क्या बनाता है, दो चीज बनाता है। एक होता है एसिडिक और एक होता है बेसिक वगैरह बनाता है, बेसिक घोल में वो बना देता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जल अपघटन बोला जाता है। यानी तीनों को परस्पर संयोग करके यानी अम्लीय और क्षारीय घोल बना देता है। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल है, घोल बनाकर एक एनर्जी क्रिएट करता है, उस एनर्जी में क्या है, हिट को के रूप में ये रिलीज करता है, उसको बोलते हैं जल अपघटन। ठीक है, अगला प्रश्न वगैरह देखते हैं हम लोग। हाँ, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, पोस्चराइजेशन के बारे में, कि पोस्चराइजेशन एक प्रक्रिया है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो एग्जाम में देखे होंगे कि 4 ऑप्शन में जो लंबा सा ऑप्शन होता है, लंबा सा कुछ कुछ लिखा रहता है, तो हम लोग कॉमन सेंस के जरिए क्या उसको सही करते हैं, बिल्कुल सही भी होता है। यानी ऑप्शन जो सी है इज अ करेक्ट। दूध को पहले देर से गर्म किया जाता है और निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है, तो वो क्या है कि बैक्टीरिया लेस हो जाता है, रोगाणु है ना रहित हो जाता है ना, और काफी है ना देर तक वो दूध फटता नहीं है, कोई भी लिक्विड चीज। ठीक है, चलिए हम लोग इसको विस्तार रूप में देखते हैं। पोस्चराइजेशन क्या होता है, पोस्चराइजेशन तो पोस्चराइजेशन का काम क्या होता है, जो लिक्विड यानी क्या है कि द्रव खाद्य यानी लिक्विड फूड होता है, फूड वाला सामग्री होता है, उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, उसको कंजर्वेशन करता है बहुत समय के लिए, है ना, इस विधि के द्वारा, पोस्चराइजेशन के विधि के द्वारा। यानी क्या है, यहां पर देखेंगे कि सबसे पहले उसे गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद उसे ठंडा किया जाता है, तो वो है ना वो लिक्विड वाला फूड यानी सामग्री वो क्या हो जाता है, वो रोगाणु मुक्त हो जाता है, यानी बैक्टीरिया लेस हो जाता है। तो सबसे पहले क्या है कि गर्म करते हैं, यानी मिल्क एक लिक्विड सामग्री है, उसे 145 से लेकर 150 फ़ारेनहाइट तक तापमान पर हम लोग क्या है कि 30 मिनट तक हम लोग क्या है कि गर्म करते हैं, है ना, गर्म करते हैं और इसके बाद इसको ठंडा करते हैं। यानी इसके पश्चात इसके बाद में 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक यानी इसको ठंडा कर देते हैं, है ना। ठंडा करने के बाद क्या है कि इस पोस्चराइजेशन विधि से, इस प्रक्रिया के द्वारा जो दूध होता है उसमें उपस्थित हानिकारक जो कीटाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कवक होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, उसको बोलते हैं पोस्चराइजेशन प्रक्रिया, पोस्चराइजेशन। अब इनके बारे में बात करते हैं। इस मेथड की खोज लुईस पाश्चर ने की थी।
इसलिए इसका नाम भी पड़ा पॉस्चराइजेशन, यानी इन्हीं के नाम पर एक साइंटिस्ट थे लुई पाश्चर, इन्होंने इस प्रक्रिया, इस मेथड को अप्रूवल दिया और इसीलिए इसका नाम पॉस्चराइजेशन हुआ। इसके अलावा आप लोग जानते होंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा कि पॉस्चराइजेशन यानी क्या, लुई पाश्चर ने एक और चीज का खोज किया था, वो था क्या, वो था रेबीज का खोज। यानी रेबीज एक प्रकार का क्या है, विषाणु है, यानी वायरस है, जो कि कुत्ता के काटने से होता है, बिल्ली के काटने से होता है, उनके लार्वा में पाया जाता है। रेबीज का खोज यानी वैक्सीन का खोज लुईस पाश्चर ने किया था। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पॉस्चराइजेशन से संबंधित है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन दिया है, पॉस्चराइजेशन से रिलेटेड कौन सा है 4 ऑप्शन में, आंसर हो जाएगा यानी दूध का निर्जमीकरण करना, ठीक है ना। ये चीज है, ये मतलब हो गया निर्जमीकरण करना, मतलब क्या है कि इसको क्या बैक्टीरिया लेस बनाना, इसको कहते हैं, इसको बैक्टीरिया लेस कर देना, यानी रोगाणु मुक्त कर देना, उसको बोलते हैं निर्जमीकरण। चलिए हम लोग थोड़ा सा विस्तार रूप में इनके बारे में हम लोग जानते हैं। ये निर्जमीकरण क्या होता है, इंग्लिश में स्टरलाइजेशन कहा जाता है ना। सभी तरह के सूक्ष्म जीव है ना, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से क्या हो जाता है, खत्म करना ही निर्जमीकरण कहलाता है, ठीक है ना। यहां पर देखेंगे कि इसके रूप में, विशेष रूप में सूक्ष्म जीव जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कवक यानी फंजाई, बैक्टीरिया, जीवाणु और एक कोशिकीय जो यूकोरियोटिक यानी जीव वगैरह होते हैं, उनको क्या करना, उनको नष्ट करना इनका काम होता है ना, इसको बोलते हैं। इसके अलावा इसी से रिलेटेड है जो डिस्कस किए हैं अभी तुरंत, निम्नलिखित में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है, इस 4 में कौन सा सही हो जाएगा, डी, ये सुम्मिलित नहीं है। पॉस्चराइजेशन क्या है, ये चाय से संबंधित नहीं है, ठीक है ना, ये संबंधित है क्या, लिक्विड सामग्री से संबंधित है ना। लिक्विड सामग्री क्या है कि उसको प्रोटेक्शन से संबंधित है, प्रोटेक्शन से संबंधित है ये, ठीक है ना। ये क्या है कि इसमें यानी पॉस्चराइजेशन से क्या है कि जो लिक्विड यानी द्रव सामग्री है, उसे क्या है कि गर्म करके, यानी 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करते हैं और इसको ठंडा किया जाता है, तो वो जो लिक्विड होता है बहुत देर तक ना रोगाणु मुक्त हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस वगैरह कर लेते हैं पॉस्चराइजेशन के बारे में। तो पॉस्चराइजेशन क्या है कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ऐसे प्रोसेस होती है जिस है ना कि किसी भी तरल यानी लिक्विड दूध का क्या करना, बैक्टीरिया लेस कर देना, निर्जमीकरण कर देना, है ना। ये करके उसकी भंडारक क्षमता में सुधार लेकर आना, यानी बहुत देर तक यानी रखना। यानी दूध अगर हम लोग अगर गर्म नहीं करेंगे, ठंडा नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं कि एक स्टूडेंट पढ़ रहा है और पढ़ने के बाद उसको वो भूल गया, यानी दूध को गर्म करना भूल गया, और 4 घंटा के बाद उसकी मम्मी आती है और मम्मी से वो बोलता है क्या, मम्मी एक बात बोले, बुरा तो नहीं मानोगी, तो क्या, तो दूध हम उसको गर्म नहीं किए थे, तो बहुत गुस्सा गई थी, गुस्साने के बाद देखिए कि दूध फट गया है। यानी क्या है कि बहुत देर तक यानी उसको गर्म नहीं करेंगे तो वो रोगाणु है ना, बैक्टीरिया के चलते वो फट जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसी में कि पॉस्चराइजेशन की प्रक्रिया में दूध को 16 सेकेंड तक क्या है कि 70 डिग्री से 80 डिग्री तक हम लोग इस तापमान में, फ़ारेनहाइट के बारे में बात किए थे, 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करते हैं और इसे ठंडा 50 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा करते हैं, तो वो क्या होता है, रोगाणु मुक्त हो जाता है। और यहां पर क्या है कि 16 है ना, और क्या है कि 30 मिनट तक, याद रखिए 30 मिनट तक ऐसे करके, और 16 सेकंड में 70 डिग्री से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक यानी तापमान पर हम लोग रखते हैं, तो वो है ना, वो क्या हो जाए, बैक्टीरिया लेस हो जाएगा, यानी दूध फटेगा नहीं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाँ यही चीज है, यही प्रश्न वगैरह करवाए थे, हाँ ये सेम क्वेश्चन वगैरह करवाए थे। हाँ इसमें और चीज क्या है, हाँ ये चीज है कि इस प्रक्रिया की खोज यानी वैज्ञानिक यानी लुईस पाश्चर ने की थी, और रेबीज का खोज यानी लुईस पाश्चर वगैरह नहीं किए थे, फ्रांसीसी थे ये। अगला प्रश्न क्या, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है, यानी 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा, ये सेंसर सही होगा, ये हो जाएगा बढ़ जाता है।
अगर हम इम्प्योरिटी है ना द्रव में डालते हैं तो उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, यानी बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। इम्प्यूरिटी देखिए यहां पर, यानी जल में यानी वाटर में, वाटर क्या हो गया, एक लिक्विड है, द्रव है। किसी भी विलेय के बारे में, विलेय मतलब हो गया सॉल्यूट या अन्य घुलनशील पदार्थ को मिलाने पर क्या है कि क्वथनांक क्या हो जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है ना, क्योंकि सतह पर उपस्थित विलेय अणु यानी सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जल के वाष्पन की दर क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है ना, ये कम कर देता है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे, सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो भी एक चैप्टर वगैरह है। और इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे अगला नेक्स्ट चैप्टर वगैरह में, यानी खास करके विलियन में सॉल्यूशन से, यहां से भी प्रश्न वगैरह आता है। प्रश्न क्या है कि ऊंचाई की जगहों पर अगर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलने लगता है, यानी ये प्रश्न कह रहा है कि 100 डिग्री ऊपर यानी हाइट यानी पहाड़ों पर अगर 100 डिग्री सेल्सियस है उससे कम में ही उबलने लगता है। ऐसे कहा जाता है ना, बॉइलिंग पॉइंट पर ही यानी कोई भी पानी लिक्विड वगैरह उबलने लगता है। इसमें चारों में कौन सा ऑप्शन वगैरह सही है, तो ए आंसर सही है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ठीक है, इसी के कारण कहा जाता है कि ऊपर में यानी पहाड़ों पर खाना बनाना बहुत ही कठिन है। यानी जो कुकर का सीटी है यानी खाना बनने से पकने से पहले सीटी मार देता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कि यहाँ पर कह रहा है कि हाइट पर जाने पर क्या हो जाता है, वायुमंडलीय यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी डिक्रीज होता है ना। अतः जल का भी क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और क्या है, जल का जो ताप पर ही उबलने लगता है। हम लोग जानते हैं, फिजिक्स में पढ़े होंगे, भौतिक में, कि ये हो गया टेम्परेचर और ये हो गया प्रेशर, ये हो गया टेम्परेचर और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अर्थात ये कह रहा है कि तापमान और दबाव समानुपाती होता है क्वथनांक का। अगर हम लोग यहां पर अगर हम लोग तापमान बढ़ा देते हैं तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी बढ़ेगा। अगर तापमान को डिक्रीज कर देते हैं यानी कम कर देते हैं तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। वैसे है यानी प्रेशर का है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह, यानी क्या है कि प्रेशर को अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या है, ये जो बीपी है बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक भी क्या है, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये डिक्रीज करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कह सकते हैं कि इसी के कारण हाइट पर जाने पर खाना भी देर से ही पकता है। यानी यहां पर हम लोग बात करते हैं कि ये हो गया कुकर, ये हो गया कुकर और ये हो गया सीटी। अब क्या है कि यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण कम यानी डिक्रीज यहां पर क्या है कि वायुमंडलीय दबाव होता है वो कम होता है, जिसके कारण क्या है कि उबलना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसके कम पर ही उबलने लगता है और ये क्या है कि सीटी मारने लगता है। सीटी मारने लगेगा तो मम्मी बोलेगी कि अरे भैया पिकनिक मनाने जा रहे हैं, खाना बन गया, पता चला खोले तो खाना बना ही नहीं, क्योंकि 100 डिग्री के नीचे ही उबलने लगता है और सीटी मारने लगता है, प्रेशर करने लगता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, यानी टेम्परेचर और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। अब आ गया क्या है, अब यहां से हम बात वगैरह करेंगे विलयन के बारे में। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड तंत्र यानी अभिव्यक्त करता है, चारों ऑप्शन में क्या है, गैस में द्रव, है ना। इनके बारे में बात वगैरह करेंगे थोड़ा सा डिटेल में कि कोलाइड होता है क्या, कोलाइड किसका प्रकार होता है, और जो उसका प्रकार होता है उसका प्रकार कौन सा होता है। चलिए हम लोग थोड़ा विस्तार रूप में देखते हैं।
सबसे पहले बात वगैरह करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? कोलाइड के बारे में। तो कोलाइड किसका प्रकार है? तो हम लोग सबसे बड़ा पितामह के बारे में बात करते हैं कि ये कोलाइड कहां से आया, तो ये मिश्रण से आया। तो मिश्रण का दो भाग होता है, मिश्रण मिक्सचर का दो भाग होता है, एक हो गया विषमांग और एक हो गया समांग। यानी क्या है, एक हो गया समांग, एक हो गया समांग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस बोला जाता है, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं हेक्टोजीनियस। यानी मिश्रण दो प्रकार के होता है, एक को बोलते हैं होमोजीनियस, एक बोलते हैं हम लोग हेक्टोजीनियस, विषमांग और समांग यहां पर, ठीक है। ये जो होता है कोलाइड क्या होता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द हेक्टोजीनियस, यानी विषमांग का ही प्रकार होता है। तो विषमांग का दो प्रकार होता है, एक तो हो गया निलंबन और एक हो गया कोलाइड। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इनके बारे में डिस्कस करेंगे तो इनका जरूरी होना जरूरी, इनके बारे में जानना जरूरी है। तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस वगैरह कर दे रहे हैं। चलिए सबसे पहले क्या है कि निलंबन के बारे में बात वगैरह करते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ द समांगी। समांगी होता है क्या, समांगी क्या होता है, समांगी और विषमांगी में अंतर बात करते रहे। तो समांगी क्या होता है, समांगी का मतलब थोड़ा सा बात वगैरह करें। एक टब है और टब में क्या है कि पानी है और इसमें हम लोग NaCl यानी नमक को मिला देते हैं। और मिलाने के बाद आप लोग देखे होंगे कि मिलाने के बाद जल में नमक क्या होता है, घुलनशील हो जाता है और संतृप्त हो जाता है। उसमें कोई भी मॉलिक्यूल्स यानी अणु दिखाई नहीं देता, पार्टिकल्स दिखाई नहीं देता है। यानी इसमें कह सकते हैं कि संतृप्त है, यानी ये जो घुलनशील है संतृप्त है, उसको बोलते हैं समांगी। जैसे मिश्रण जल और नमक का मिश्रण, ये समांगी मिश्रण है, उसको बोलते हैं वास्तविक विलयन कहा जाता है, ठीक है। और ये विषमांगी में क्या होता है, विषमांगी दो प्रकार के होते हैं, कोलाइड होते हैं और निलंबन होते हैं, सस्पेंशन होते हैं। सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं, निलंबन के बारे में बात करते हैं। तो निलंबन क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर, ऐसे तो बताएंगे, एग्जांपल के तौर पर एक टब लेते हैं और टब में क्या करते हैं, टब में इसमें डाल देते हैं रेत, डाल देते हैं सैंड, डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, रेत यानी सैंड, बालू डाल देते हैं। और ये क्या होता है, इसमें पानी होता है। तो आप देखे होंगे कि जैसे ही पानी में बालू डाल देते हैं तो ये जो बालू होता है शुरुआत में फ्लोटिंग करने लगता है, तैरने लगता है, और एक समय ऐसा आता है कि बालू नीचे की ओर क्या है कि बैठ जाता है ना। तो इसमें ये होता है कि निलंबन में क्या होता है कि जो कण होते हैं वो क्या होते थे, लास्ट में सस्पेंडेड होते हैं, जो कि अपनी नग्न आंखों से हम लोग देख सकते हैं। लेकिन वहां पर समांगी में ये बताए थे कि समांगी में जो कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, अपनी नग्न आंखों से हम लोग देख नहीं पाते, लेकिन विषमांगी का जो निलंबन है उसको हम लोग देख लेते हैं। कोलाइड के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, निलंबन के बारे में। निलंबन एक प्रकार का विषमांगी है, यानी क्या है, हेक्टोजीनियस कहा जाता है, हेक्टोजीनियस कहता है। अब इसमें क्या है कि विलयन कण यानी विलयन यानी सॉल्यूट है ना, विलय कण यानी सॉल्यूट जो पार्टिकल्स होता है घुलते नहीं है। जैसे मतलब रेत हो गया वो घुलेगा नहीं, अपनी नग्न आंखों से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। अधिकांश क्या होता है, सस्पेंडेड होता है, यानी प्रकाश जब लाइट वगैरह करेगा, लाइट मारेगा तो जो कण होगा वो सस्पेंडेड होगा, और जो लाइट का बिखराव होगा वो फैला हुआ होगा, है ना। एक एग्जांपल के तौर पर दिखाएंगे। एग्जांपल क्या है, प्रकाश पथ का किरण बिखरी हुई आता है। यहां पर देखेंगे ये क्या हो गया, ये हो गया प्रकाश स्रोत यानी लाइट सोर्स वगैरह हो गया। जब ये क्या है कि टब में जब प्रकाश जाता है तो ये क्या होता है, ये डेविएशन हो जाता है, थोड़ा सा बिखराव हो जाता है, और इसमें जो रेत होता है, कण होता है, वो क्या हो जाता है, सस्पेंडेड हो जाता है, और यहां पर जो लाइट हो जाता है वो क्या है, बिखरी हुई नजर आ जाता है। तो यहां से एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम में भी आ सकता है कि निलंबन में कण क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है यानी सस्पेंडेड हो जाता है, और प्रकाश क्या होता है, बिखराव हो जाता है यानी डेविएशन हो जाता है, ठीक है। कोलाइड के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कोलाइड एक प्रकार का विषमांगी है ना, विषमांगी है, एक प्रकार का विषमांगी है। और इसमें घोल में हम लोग बात वगैरह करते हैं तो ये क्या है, सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स यानी कण होते हैं, उसका आकार वास्तविक और निलंबन वाले कणों के बीच वाला होता है। यानी इसका मतलब ये कह रहा है कि ये हो गया वास्तविक, यानी वास्तविक जो सॉलिड होते हैं, वास्तविक जो कण वगैरह होते हैं, है ना, उसको हम लोग समांगी कहते हैं, जिसमें नमक और जल का
घुलनशील होना, और एक होता है कि जल और रेत का घुलनशील यानी विषमांगी कहते हैं, दोनों के बीच में कोलाइड हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग दूध को लेते हैं, है ना, दूध लेते हैं यानी मिल्क लेते हैं, या कोहरा लेते हैं, अभी एग्जाम्पल कोहरे के बारे में बात कर रहे हैं। तो मिल्क क्या है कि एक प्रकार का कोलाइड है, एक प्रकार का कोलाइड है। तो कोलाइड क्या है, देखने में लगेगा कि वो समांगी है, क्योंकि उसका कण, दूध का कण दिखाई नहीं देता है, उसका कण कभी भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसको माना जाता है कि ये क्या हेक्टोजेनियस में है, दिस इज अ टाइप ऑफ द हेक्टोजेनियस। देखिए यहां पर दोनों के बीच में होता है, निलंबन और वास्तविक के बीच में होता है क्या, कोलाइड होता है। इसमें देखें कि वास्तविक में जो विलयन होता है उस, है ना, वास्तविक में यह वास्तविक विलयन यानी समांगी की तरह क्या है, दिखता है, यानी दूध क्या है, दिखता है, क्योंकि उसका कण नहीं दिखाई दे रहा है ना। लेकिन वो विशेष रूप से ये कौन सा, किसका प्रकार है, विषमांगी का। हेक्टोजेनियस का दो प्रकार होता है, निलंबन और ये हो गया निलंबन और कोलाइड के बारे में। तो इनके एग्जाम्पल के तौर पर जो एग्जाम में आया हुआ है, अभी अभी देखे डिस्कस किए, तो इनके बारे में डिस्कस करते रहे। तो कोलाइड का उदाहरण क्या होता है, कोहरा और बादल, इसको हम लोग बोलते हैं एरोसोल बोलते हैं हम लोग। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आया है मिल्क का, ठीक है ना। तो मिल्क क्या होता है, किस प्रकार का कोलाइड है, तो पायस और इमल्सन का, ठीक है ना। और तीसरा क्या है, तीसरा में कोलाइड में क्या है, मलहम, कोलगेट जेल, पनीर और मक्खन, इसको किस प्रकार का कोलाइड कहते हैं, जेल, ठीक है। अब यहां से प्रश्न आया था, जो प्रश्न आया था, ये जो कोहरा और बादल है वो क्या होता है, इसको गैस से परिवर्तित करके हम लोग द्रव में परिवर्तित किया जाता है। पहले ये गैस होता है और ये होता है लिक्विड होता है, गैस से लिक्विड में, यही प्रश्न आया था, जो कि एरोसोल यानी कोलाइड कहते हैं। अब इसमें क्या है, दूध में क्या होता है, ये दोनों, यानी ये होता है लिक्विड और ये लिक्विड होता है, यानी द्रव होता है ना। जो दूध होता है किस प्रकार का ये कोलाइड है, लिक्विड यानी द्रव, और द्रव होता है। और यहां पर हम लोग देखेंगे मक्खन, कोलगेट जेल, पनीर और ये मलहम, ये क्या होता है, ये होता है लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, ये सॉलिड में ठोस में कन्वर्ट होता है, यानी द्रव से ठोस में कन्वर्ट होता है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। और दूसरे सेशन क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, विलियन का न्यूमेरिकल्स यानी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि बहुत से एग्जाम में रेलवे, एसएससी और पीसीएस, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आता है, यानी इससे संबंधित, सॉल्यूशन से संबंधित। इसके आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।